हेलो एवरीवन। देखो अपने लास्ट क्लास में बच्चों देखो क्या बात कर ली थी अपने मोल। बेसिकली मोल होता क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सारी बात अपनी हो चुकी थी। मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल सिंपल सी चार्ज वगैरह की सारी बात हो गई थी, है ना। आज बेसिकली एक टॉपिक स्टार्ट करके और मोल को लगभग अब मोल का बस यूज करना है। पर्टिकुलर मोल पूछे ये कोई गारंटी नहीं है ना। मोल का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो इधर आज अपन पढ़ने वाला है सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट वो समझता है। डेफिनेशन देखो, इट इज 1/12 मास ऑफ 1 C12 atom. AMU is defined as 1/12 mass of 1 C12 atom. डिफाइन कहां पे हुआ? कार्बन 12 एटम के। तो एग्जाम में डेफिनेशन, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एटॉमिक वेट वगैरह या AMU कहां पे डिफाइन होता है, तो C12 के रेस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड कौन है? C12। तो मेरे को बोला गया इट इज 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ये होना चाहिए, ठीक है बात। अब सुनना बात को। मेरे को मालूम है 1 मोल मीन्स बोले तो Na, C12 एटम है तो इसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। लिखाया था सेकंड कंसेप्ट के अंदर कि 1 मोल एटम का मास एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल होता है, तो मैंने 12 ग्राम लिख दिया। मेरे को तो चाहिए मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम तो 12 अपॉन Na और ये हो गया ग्राम। ये वैल्यू यहां पुट कर दो ऐसे। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास हो गया 12 अपॉन Na ग्राम। 12 से 12 हो गया कैंसिल। 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Na ग्राम। अगर इसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन Na की वैल्यू पुट कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन Na ग्राम के, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 27 माइनस में किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है बात। ये 1 AMU है। अब मैं बेसिकली वापस देखो एक बात बताने वाला हूं। इस वाले पॉइंट पे आओ आप, इस वाले पॉइंट पे आओ। 1 AMU इज इक्वल टू, मैं यहां पे आ रहा हूं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम, इस पे आ रहा हूं। तो ये कितना आया था? 12 अपॉन Na ग्राम। ग्राम अपॉन Na किसके बराबर होगा? AMU के। ग्राम अपॉन Na किसके बराबर होगा? AMU के। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या, मास ऑफ 1 एटम 12 ग्राम। 12 क्या था? एटॉमिक वेट। किसमें? AMU में। देखो अगर मेरे को एक एटम का वेट चाहिए तो AWAMU हो जाएगा। अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो रहेगा तो एटॉमिक वेट ही, लेकिन यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 CO2 molecules in gram and AMU, है ना। ये तो सुनो ये बात को, सुनना बात को ढंग से। मैंने क्या किया, सुनना बात को, मैंने क्या किया, जैसे मैं बोल रहा हूं CO2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 44 होगा। 44 अगर 44 होगा तो उस कंडीशन में देखिए क्या करना है अब आपको।
अगर 1 मोल CO2 पूछा जाए तो 44 और यूनिट लग जाएगी ग्राम। 1 CO2 मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 44 एंड यूनिट हो जाएगी एम। चलो अपन को क्या पूछा है, 1 CO2 मॉलिक्यूल, तो एमयू में तो हो जाएगा 44 एमयू। अब मेरे से पूछा है कि एक मॉलिक्यूल का ही मास चाहिए और वो भी किसमें, ग्राम में, तो मैं बोलूंगा 1 CO2 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में चाहिए। तो एक काम करो ना बेटा, 44 तो है ही है, एमयू की वैल्यू पुट कर दो। एमयू की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो बस ये वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। इसको सोल्व कर लेना। आ रही बात समझ में, बोलो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आया, ओवरऑल कंक्लूजन ये आया, अगर एक एटम के बारे में बात हो तो एटॉमिक वेट जो पहले लिखवा रखे उसके पीछे लिख देना एम, और अगर एक मोल की बात हो तो एटॉमिक वेट जो पहले लिखा है उसके पीछे क्या लिख दोगे, ग्राम। क्या लिख दोगे, ग्राम लिख दोगे। यहां तक बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। चलो आगे देखो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम। कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 100 AMU। 100 AMU में नंबर ऑफ हीलियम एटम चाहिए। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, उसको रखना है राइट हैंड साइड में, तो सिंपल सा ये हो जाएगा 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4m। ये एक इक्वेशन बन गई। एक हीलियम एटम का मास कितना होगा, 4mu होगा, 4, और एक एटम है तो इसलिए पीछे यूनिट क्या लगानी, AMU। तो अब मेरे को एटम कैलकुलेट करना, तो उसको राइट हैंड साइड में रखो। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं अल्टरनेटिव वे में, 4 AMU इज इक्वल टू 1 एटम। तो 1 AMU इज इक्वल टू, बोलो 1/4 एटम, एंड देन 100 AMU इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100 मीन्स 25 एटम आ जाएगा। ठीक है बात, क्या नहीं आया समझ में, बोलो बात क्लियर। आगे क्वेश्चन एक और देखो, ये क्वेश्चन आपको और देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। मास ऑफ 150 एटम इज 9000 AMU। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू 40 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मास ऑफ 150 एटम इज 9000 AMU। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू 40 ग्राम। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बनेगा। 150 एटम इज इक्वल टू कितना मास आ रहा है, 9000 AMU। चलो ठीक है बात, तो 1 एटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 AMU। मैंने कहा 1 एटम इज इक्वल टू 60 AMU आया, 1 मोल होगा तो मैंने कहा रहेगा तो 60, रहेगा तो 60, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। तो 1 मोल एटम का मास कितना हो गया, 60 ग्राम। इसका मतलब ऐसा बोलूं कि 60 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1 मोल। देन 60 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1, देन 240 ग्राम इज इक्वल टू 4 मोल। बोलो हाँ या ना, 4 मोल कितना आ जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। ओके बात क्लियर। चलो आगे देखो, एटॉमिक मास यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर कभी भी बेटा आपके पीछे आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए, कभी भी ऐसा लिखा हुआ ग्राम के जस्ट पीछे एटम लिखा हुआ, ग्राम एटम मीन्स मोल है, वो क्या है, मोल है। ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, वो मोल है, ध्यान रखे है ना। ग्राम आयन मीन्स मोल है,
ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे इसके ऊपर अगर सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन किस टाइप से बन जाता है, तो ऐसा बोल सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 23 ग्राम सोडियम, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आपको तो ये देखना है, ग्राम एटम बोल दिया ना, ये देखो ये ग्राम एटम बोल दिया, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना। बात क्लियर। अब सुनिए बात को, 23 ग्राम सोडियम में मोल कैलकुलेट करना, तो मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया 23 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक वेट। 1 ग्राम एटम बोल दो या 1 मोल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बात, ये तो बात होगी। ठीक है, सेकंड नंबर, ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। सेकंड नंबर, आपसे पूछा जाए कभी भी ऐसा पूछ लिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट और यूनिट क्या लगाओगे, एमयू। क्या लगाओगे, यूनिट एमयू लगानी है। मींस वो 1 मॉलिक्यूल के बारे में ही बात कर रहा है, वो किसके मॉलिक्यूल के, किसके मास के बारे में बात कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल, नॉट ए 1 मोल। ठीक है बात, मॉलिक्यूलर मास पूछे तो मॉलिक्यूलर वेट इन एमयू। अगर वो ऐसा बोल दे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ग्राम के बाद में मॉलिक्यूल आया, इसका मतलब मोल के बारे में बात हुई है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट और यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम लिखोगे। क्या यूनिट लिखोगे, ग्राम लिखोगे। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। इन बातों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब और देखो इसके ऊपर से रिलेटेड प्रॉब्लम और क्या बन सकती है। एक क्वेश्चन आया था नीट 18 के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था एक, तो ये ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा था वो इस टाइप का दे रखा था, ऐसे ही दिया था। फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिया था, और लास्ट ऑप्शन ये दिया था 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे। ठीक है, ठीक। अब सुनना बात को, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। कैसे, अरे बेटा जिसके मोल ज्यादा हुए तो उसको Na से मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। जिसके मोल ज्यादा होगा तो Na का मल्टीप्लाई तो सब में ही करना है ना, तो जिसका मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है। तो मेरा पर्पज मोल पे रहेगा, किस पे रहेगा पर्पज, मोल पे। आ रही बात क्लियर। अब समझना बात को, मेरे को जैसे ये पूछा तो मैंने कहा कि ठीक है कैलकुलेट करते हैं। ये दिया, अगर 22.4 लीटर होता तो 1 मोल होता। ये 22.4 से उठा के यहां पे रख दिया, इसका मतलब 10⁻⁻⁴ मोल हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो 10⁻⁻⁴ मोल हो गया। ठीक है बात, चलो आगे। 1.8 ग्राम मोल कैलकुलेट कर लो, 0.1 मोल। चलो ऑर्डर भी पूछ ले तो ऑर्डर भी बता देंगे अभी अपन। 18 ml, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ml हो वाटर वाले केस में 18 ml बोलो या 18 ग्राम बोलो, एक ही बात है। ये 18 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ये 18 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया। बोलो हाँ या ना, 1 मोल। और ये कितने मोल के बराबर है, 0.5 मोल के इक्वल। ये लो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। आंसर क्या हो गया, थर्ड। बात आ रही समझ में, बोलो। अब सुनो, ऑर्डर का पूछ लेता, ऑर्डर बताओ क्या होता, तो ऑर्डर आता C, उसके बाद D, उसके बाद B और उसके बाद A। ये तो मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर। खूब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर, खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सब में इसी टाइप से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ऐसे भी बना के दिया जा सकता है। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का भी पूछ सकता है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आया नीट 2020 में भी, वो अभी अपन आगे नेक्स्ट
क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला है। मैंने ऑप्शन दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना होगा, मैंने ऐसा बोल दिया 32 ग्राम ऑक्सीजन। बी ऑप्शन 108 ग्राम सिल्वर। थर्ड ऑप्शन ऐसे दे दिया 28 ग्राम आयरन। और फिर मैंने दे दिया आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या होगा, मैक्सिमम चाहिए तो मोल जिसके ज्यादा। लेकिन इस बात ध्यान रखिए किसके मोल कैलकुलेट करने हैं, एटम के, मॉलिक्यूल के, किसके, एटम के। किसके कैलकुलेट करने हैं, एटम के। सुने बात को, इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका तो सीधा 1 मोल हो गया और इसका कितना मोल हो गया, 0.5 मोल। दिक्कत इन दोनों की है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को क्या कंसीडर करे, ऑक्सीजन को क्या कंसीडर करे। कुछ लोग सोच रहे हो O2 कंसीडर कर ले, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, मैं दोनों वे से बताऊंगा। जो आप सोच रहे हो ना कि ऑक्सीजन गैस होती है, तो आपने तो बोला था कि मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, मॉलिक्यूल कंसीडर करना तो फिर तो O2 कंसीडर करे। हाँ, O2 कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन का ट्रेंड देखा, पूछ तो एटम ही रहा है ना, तो अगर आप मॉलिक्यूल भी अगर कैलकुलेट करके लेके आ जाओगे तो उसे एटम में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट पहले ही कर लेता हूं ना, बाद में क्यों करे, अभी पहले से ही उसको कन्वर्ट करते हुए ही चले। फिर तो समझ में आ रही बात। तो देखें 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो मैं तो ओ ही मान रहा हूं, तो एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब 32 डिवाइड बाई 16 कितना हो गया, 2 मोल। 2 मोल एटम आएगा, कितना आएगा, 2 मोल एटम। हाइड्रोजन को एटम ही मानो तो H का होता है 1, तो कितने मोल आ गए, 3 मोल। बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ, तो मैक्सिमम ये आ गया। सही, ऑर्डर पूछे तो D A B एंड C। अब कुछ लोग कहे नहीं 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 सर ऐसा थोड़ी नहीं होता, आपने तो मर्जी है जैसे एटम मान लिया। कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल चाहते हो ना मानना, मान लो मॉलिक्यूल। 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो मैंने कहा चलो मॉलिक्यूल माना, तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ 32 डिवाइड बाई 32 मीन्स 1 मोल आ गया O2। तो बेटा मैंने तो O2 थोड़ी नहीं पूछा था, मैंने तो बोला था एटम बताओ। तो 1 मोल O2 अगर होता है तो O2 में कितने एटम होते हैं, 2। तो इसका मतलब कितने मोल एटम हो जाएंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। हाँ या ना, हाँ हाँ। तो देखो पहले भी तो मैंने ऐसे ही किया था, क्या बोलते हो, समझ में आ रही है बात। 2 मोल आएगा एटम, कैसे भी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ ली मैंने कि एटम के बारे में बात हो रही है, तो सीधा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बात, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो इस साल नीट में था, इस टाइप का क्वेश्चन था। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग, फर्स्ट 1 ग्राम लिथियम, सेकंड 1 ग्राम सिल्वर, थर्ड 1 ग्राम O2 एंड एक ऑप्शन शायद तक ऐसा था 1 ग्राम मैग्नीशियम। और मैं आपको बोलता हूं ना कि एग्जाम में जो है वो इनके एटॉमिक वेट दे रखे होते हैं। इसका दिया था 7, इसका 108, इसका दिया था 16 एटॉमिक वेट और इसका दिया था 24। एक सिंपल सी बात, इस चारों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, मेरे को कॉमन एक चीज लग रही है, क्या लग रही है बताओ कॉमन बेटा, कॉमन क्या लग रही है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटम कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक वेट। जब मास कॉमन है, मास कांस्टेंट है, तो छोड़ो, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका मोल कम होगा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका मोल क्या होगा, कम होगा। या ऐसा बोलूं कि जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट सबसे कम किसका, लिथियम का। तो ये लो आंसर हो गया, ये इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, ये आया था। बोलो, ये सारी बात मोल से रिलेटेड हो गई, खूब सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, है ना, हो गया ना खूब सारे क्वेश्चन। आपको मोल कॉन्सेप्ट खत्म होते होते, बेटा मैं मोल की बात कर रहा हूं, ओनली 4 मोल्स की। मोल कॉन्सेप्ट खत्म होते होते मैं लगभग आपको मोल के 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा। तो 50 क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं तो इसी के बेसिस पे 50 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना, है ना। इसी के बेसिस पे आपको फाइनल एक्सरसाइज में जो दे रखे है उसको सोल्व करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो दे रखा है उसको सोल्व करना है। बात आ रही समझ में। जो क्वेश्चन नहीं हो दिमाग लगाओ, वापस करो उसको, फिर डाउट भेजो,
पहले उसको ट्राई करो, 100% एफर्ट डालो। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार सोचो वापस कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है क्या, लगाओ एफर्ट। उसके बाद फिर सोचो कि नहीं हो रहा है अब तो फिर डाउट भेजो उसको। बात क्लियर यहां तक? चलो अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल्स से। जो मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है अब उनसे रिलेटेड बात करेंगे। चलो मैंने 4-5 कैटेगरी में जो है वो इन प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रखा है, जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो, आपको 100% मालूम चल जाए कि किस टाइप की प्रॉब्लम आई है। सुने बात को, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। अब अपन इनके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में अपन बात करने वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो जगह से आता है, या तो अभी तक जितना मोल पढ़ा है बेसिकली उसमें से आएगा, या अब जो ये हेडिंग लग गई है ना प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, इससे रिलेटेड आएगा। मैं इसके अंदर 5 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 5 कैटेगरी आपको समझते जाना है, प्रॉब्लम करते जाना है, अपना आप होती जाएगी सारी। आपको तो टाइप पहचान लेना कि हाँ ये इस टाइप का आया है तो देखो इसमें ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ reactant and products in a balanced chemical reaction is known as stoichiometric कोफिशिएंट। सुप्रीम कोर्ट ये लो SC, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। क्या बोला? द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी, सिंपल सी बात बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे ये लिखा C+O2 कन्वर्ट हुआ CO2। पहला काम, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है? रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं? रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो ये इसका कोफिशिएंट 1, इधर 1 इधर 1। तो मेरे को पूछा जाए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ये ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए, ये एग्जांपल दे दिया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। पहला काम, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 1 एंड 2 ये हो जाएंगे। ठीक है बात। एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या बात ध्यान रखनी है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी है C+O2 gives CO2, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1, 1 है। इसका मतलब 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। मैं लैंग्वेज में लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ
1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 को ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म 1 मोल CO2। बोलो ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं अपन से ये इंफॉर्मेशन पूछी जाए, अरे अपन से तो इंफॉर्मेशन खूब पूछ सकता है। 1 मोल का मतलब हो गया मास में चाहिएगा तो 12 ग्राम, 32 ग्राम और ये 44 ग्राम। अगर वॉल्यूम में चलेंगे तो रहेगा तो 1 मोल ही, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये भी कितना होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है बात, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। मोल आ गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट मोल्स को। अब मोल को कन्वर्ट कर लूंगा मैं मास में, मोल को कन्वर्ट कर लूंगा वॉल्यूम में, एज पर रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन के अंदर, जैसा क्वेश्चन में डील करनी है मेरे को, जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता जाऊंगा, इनको कन्वर्ट करता जाऊंगा। बात समझ में आ रही? चलो एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी, एक बात और क्या ध्यान रखनी, 2H2 plus O2 gives 2H2O हुआ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 की। इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, और इसका भी रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। जब ये तीनों 1 1 आ रहे हैं तो तीनों बराबर होंगे, ये लो बराबर हो गया। इसी का यूज मैं बार बार करूंगा, इसी का यूज मैं बार बार करूंगा प्रॉब्लम्स में। ठीक है बात, इसी चीज को अपन को बार बार यूज में करना है। क्यों, इनका जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ मोल्स को, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम ही तो है। ऊपर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 1। ये भी 1, ये भी 1, जब तीनों 1 1 1 है तो आपस में बराबर भी होने चाहिए, तो इनको मैंने बराबर भी कर दिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आया। अब अपन बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, तो मैंने तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझा दिया कि होता क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को। केस फर्स्ट या टाइप फर्स्ट बोले, फर्स्ट टाइप या टाइप फर्स्ट ऐसे लिख दो, टाइप फर्स्ट, only one reactant is given, only one reactant is given। आपके पास रिएक्टेंट कितना होगा क्वेश्चन में, एक ही रिएक्टेंट होगा, तो उस कंडीशन में डील कैसे करें। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मच मास produce, how much mass of oxygen produce by heating of 36.75 ग्राम KClO3, ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो ये सोचो KClO3 को गर्म करने पर होगा क्या, हीट करने पर होगा क्या। ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, KClO3 को अगर अपन हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाने का लैब मेथड है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। कैटलिस्ट कौन सा काम में लेते हैं, MnO2, ये मैंने लिया। ठीक है बात, अब सुनना बात को, रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, तो ये लो 3/2 कर दो। हाँ, अब जाओ फर्स्ट वाले केस पे, टाइप फर्स्ट है या नहीं, ओनली वन रिएक्टेंट गिवन है, हाँ गिवन है, ओनली वन रिएक्टेंट गिवन है, तो इसका मतलब टाइप फर्स्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो अब सुने बात को, कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो KCl का भी बराबर होगा, ये लो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई ELO। क्या मेरे को KCl की जरूरत है क्या क्वेश्चन में? KClO3 और O2 के बारे में, तो KCl को हटा दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3/2, ये लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो आएगा वो आएगा 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, यही आएगा। दो मैंने एक एक स्टेप लिखा है आपके लिए। अगर ये आएगा तो मैंने लिख दिया 3/2 मोल्स कैलकुलेट करना है मास से। KClO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 122.5 होता है, ठीक है। 122.5 होता तो ये 0.3 हो जाएगा। 0.3 इंटू 3 हो जाएगा कितना? 0.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलो? 0.9 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.45 मोल आ जाएगा। 0.45 मोल आ गया तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? O2 के मोल आए हैं ये तो 0.54 इंटू 16 सॉरी 32, मॉलिक्यूलर वेट तो कितना है 32। आप इसे सोल्व कर ले, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? इसको सोल्व करने पर आ जाएगा, इसको 0.9 मान लिया जाए, इसको 16 मान ले, 1.44 ग्राम आ जाएगा। सही बात है क्या? या 14.4 आएगा, 14.4 ग्राम। बोलो हाँ या ना? 14.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? मैंने तो क्या कहा, अगर ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है या नहीं देख लो। हाँ है, मैंने ये लिख दिया जो पहले बताया था अभी आपको। ये KCl की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया, इनको आपस में बराबर रख दिया और इस बार इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू भी रख दी, ये रख दी लो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि मास कैलकुलेट करना तो मोल कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 3/2। इसका मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये लो 0.54 मोल आ गया। मास कैलकुलेट करना है, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? व्यवस्थित है मामला अभी तक? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? जाएगा भी नहीं। बस आपको ध्यान रखना टाइप कौन सी है और जैसा बोला है वैसा करते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे, सेकेंड नंबर। एक रिएक्शन दे रखी है 5A कन्वर्ट हुआ 2B + 6C में और बोला ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A required to produce 0.3 मोल C। ये क्वेश्चन पूछा गया 0.3 मोल C। तो सिंपल सा क्या करेंगे अपन? सिंपल सा क्या करना है, वन रिएक्टेंट गिवन है, ये लो फर्स्ट टाइप का केस चल रहा है, लगा दो। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5। B के बारे में मालूम ही नहीं है, छोड़ो, ये लो। किसके मोल कैलकुलेट करने? A के, तो Na इज इक्वल टू 5/6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। 5/6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना है? 0.3। ये है 1.5 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 0.25 मोल। क्या आ जाएगा? 0.25 मोल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया ना? बस आपको इसी टाइप से करने। अब जब भी आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है तो आपको इसी टाइप से टैकल करना है, ठीक है। चलो सेकंड टाइप पे आते हैं। जैसे सेकंड टाइप, टाइप सेकंड,
more than one reactant, more than one reactant, but information of only one reactant is given. क्या है? एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो होंगे, बट इंफॉर्मेशन किसकी गिवन होगी? ओनली वन रिएक्टेंट की गिवन होगी। उस समय भी कुछ भी नहीं करना है, इसी टाइप से सोचना है आपको। 2 क्वेश्चन करवा दिए थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, हाउ मच मास required for complete combustion of 30 gram carbon, and also calculate the volume of CO2 produced at NTP। ये बात है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? पहले तो ये समझे क्वेश्चन क्या रहा है। कार्बन है, लो कार्बन ले लिया, कंबशन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन करवानी, C+O2 रिएक्शन करेगा तो CO2 बनेगा। कोई भी कंपाउंड दे रखा हो उसमें कार्बन के कंबशन से CO2 बनता है, हाइड्रोजन के कंबशन से H2O बनता है, ये फिक्स है। तो अब अगर कभी हाइड्रोकार्बन का कंबशन आएगा ना तो CO2 प्लस H2O ही तो बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ओनली 4। समझ में आ रही बात? चलो अब सुनना बात को, पहले तो ये चेक करो फर्स्ट टाइप है क्या? नहीं, 2 रिएक्टेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी है? 30 ग्राम कार्बन, बस यही दे रखा है। एक काम करो, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, मोल में कन्वर्ट कर दो, 30 ग्राम कार्बन बोलू या फिर 30 डिवाइड बाई 12 मीन्स 2.5 मोल बोलू, एक ही बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ये बात है। मेरे को ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कितना मोल है? 2.5 मोल। मास ऑफ O2, मास ऑफ ऑक्सीजन 2.5 इंटू 32 इज इक्वल टू 80 ग्राम। बोलो हाँ या ना? आएगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP 2.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा? 56 लीटर। आया समझ में या नहीं आया? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आप तो बस मेथड से चलते जाओ, कोई दिक्कत होगी नहीं। और क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर, कैलकुलेट the volume of gas produced at NTP when 0.1 mole iodoform react with silver। ये दे रखा अपन को, है ना, ये दे रखा है। तो अब इसको अपन को टैकल करना है। कैसे टैकल करें? तो मैंने कहा चलो एक काम करो, पहले लिखो तो सही क्या है, उसके बाद देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा टास्क जो है ना, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा टास्क है वो इसके रिएक्शन लिखना टास्क है, नॉट मोल कैलकुलेट करना। मोल तो बहुत आसान लग जाएगा, अगर इसका आपने प्रोडक्ट लिख दिया ना कि कौन सी गैस बनेगी, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट लिखने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। आयोडोफॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो आयोडोफॉर्म होता है CHI3, इसकी रिएक्शन करवाओ सिल्वर के साथ, ठीक है। इसके 2 मोल ले लो, तो ये 2 मोल लेते हो, यहां पे जो बनेगा वो बन जाएगा C2H2 प्लस 6 टाइम्स AgI, ये बनता है।
ये रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन। ये इथाइन बनाने का, एसिटाइलिन बनाने का मेथड है, ठीक है, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो। तो ये है रिएक्शन। अगर रिएक्शन लिख दिया तो फिर तो काम हो गया आपका। मेरे को गैस कौन सी, AgI तो मालूम है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का। अब आपसे पूछा गैस कौन सी है, तो गैस तो ये है, गैस तो ये है C2H2। तो ठीक है, किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, आयोडोफॉर्म, और इसका कैलकुलेट करना है, लगा लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडोफॉर्म डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 डिवाइड बाई 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 2 मींस 0.05 मोल। वॉल्यूम चाहिए एट STP 0.05 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। यही बात होगी, यही बात होगी। मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको आप 1/20 लिख सकते हो। जैसे 1/20 लिखोगे तो डिवाइड बाई 20, तो 2.24 को अगर डिवाइड करोगे 2.24 को, ये आएगा क्या बेटा, चेक कर लो कितना आएगा। ये 1/20 हो गया, तो 22.4 इंटू डिवाइड बाई 1/20, तो 1 0 इधर शिफ्ट हो गया, 1.12 लीटर, सॉरी 1.12 लीटर। कैलकुलेशन देख लेना जो भी हो, 1.12 लीटर या जो भी आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन का टास्क जो था ना वो ये था, ये लिखना आना चाहिए था आपको। तो आगे तो देखो बहुत सिंपल सा हो गया प्रॉब्लम, ठीक है बात। चले आगे, चलो ये क्वेश्चन और देखिए इसी के बेसिस पे। एक प्रॉब्लम और देखिए, क्वेश्चन और कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 45 ग्राम इथेन if air contains 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। ये दे रहे है ना, सुनना बात को ढंग से। एयर का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिएक्शन तो किससे होगी, ऑक्सीजन से। एयर के ऊपर तो बाद में सोचेंगे अपन, पहले ऑक्सीजन के ऊपर सोचते कि ऑक्सीजन कितना आएगा, है ना, ऑक्सीजन कितना आएगा। ये एक काम करना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। ये सारा मेजरमेंट जो कहां पे चल रहा है, एनटीपी पे चल रहा है, ये बात मानते हुए चले, ठीक है। सुने बात को, सुनना। मैंने कहा इथेन है, तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस O2। अभी आपको क्या समझाया, कार्बन के कंबंशन से CO2, हाइड्रोजन के कंबंशन से H2O। 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O, 7/2 ये लो आगे, ठीक है बात। सुनो 45 ग्राम इथेन दे रखा है, ये लो 45 ग्राम मींस 1.5 मोल हो गया। अब तो मोल कैलकुलेट करना बहुत आसान है ना, कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब अपन, तो अब तो आसानी से कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है बात। चलो अब आगे, क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब एक बार तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7/2। मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 चाहिए, मींस 7/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, और वो कितना है 1.5 है, तो 7/2 इंटू 3/2 मींस 21/4 मोल आ गया। बोलो हाँ या ना, ये तो आएगा 21 डिवाइड बाई 4 मोल। चलो वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट कर लो एट एनटीपी, तो कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 ये लीटर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं करूं बट आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, ठीक है। 5.6 को 21 से मल्टीप्लाई करना, अल्टीमेटली बात तो ये।
मेरे को वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है या वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है? वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया। तो अब क्या करें, इसने आगे एक लाइन लिखी है कि एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। एयर के अंदर 20% कौन है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि जब 100 ml एयर होगी तो 20 ml कौन होगा? ऑक्सीजन। सोचो, अगर 100 ml एयर होगी तो 20 ml कौन होगा? ऑक्सीजन ही तो होगा, है ना? तो उल्टा सोचो, 20 ml ऑक्सीजन है तो 100 ml एयर है। इसका मतलब एयर 5 गुना हुआ या नहीं हुआ? बोलो। अगर एयर जो है वो 5 गुना हुआ या नहीं हुआ? होगा ना 5 गुना। तो सुनना बात, तो मेरे को पूछा वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 5 गुना। ये लो, बात यहीं पे खत्म। अब किसी को अगर बात ये समझ में नहीं आई है तो फिर मैं उसके लिए कर देता हूं सॉल्व पूरा। इसका मतलब क्या होता है कि 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है, तो 20 लीटर एयर, सॉरी 20 लीटर ऑक्सीजन, देन वॉल्यूम ऑफ एयर 100 लीटर, 1 लीटर O2 तो 100 डिवाइड बाई 20 लीटर एयर, एंड उसका कितना दे रखा था? 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 22.4 लीटर O2। तो आएगा तो इतना ही, आएगा तो इतना ही। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अभी तक आ गई बात समझ में? ये टाइप सेकंड हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड की, टाइप थर्ड में क्या दे रखा होगा अपन को और कैसे करना है? टाइप थर्ड में क्या? मोर देन वन रिएक्टेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज गिवन। इस बार इंफॉर्मेशन भी सबकी गिवन है, तो इसका मतलब डिफरेंट केस आ गया। तो अब यहां पे अपन डिफाइन करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। जो लिमिटिंग नहीं होगा वो एक्सेस हो जाएगा, है ना? तो अपन तो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे मैं एक नई हेडिंग लगा रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। डिफाइन करते हैं लिमिटिंग। तो नाम से ही मालूम चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट मींस क्या करने वाला है? रिएक्शन को लिमिट करने वाला है। क्या करने वाला है? रिएक्शन को लिमिट। रिएक्शन को लिमिट कौन करता है? जो पहले खत्म होता है। रिएक्शन को लिमिट कौन करता है? जो पहले खत्म होगा। मतलब समझे, द रिएक्टेंट विच इज completely consumed, which is completely consumed in a chemical reaction is known as limiting reagent। ठीक है बात। जो पहले कंज्यूम होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट मींस LR बोलूंगा, है ना? आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? बेटा सबसे पहले तो ये सोचो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। बात किसकी चल रही है? रिएक्टेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? रिएक्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना किसके बारे में? रिएक्टेंट। चलो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई किसके लिए करोगे? जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसके लिए मिनिमम होगा। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसके लिए मिनिमम होगा, कम होगा, वही क्या होगा? वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आई बात? वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जस्ट एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल देके बात करता हूं, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो।
देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये रिएक्शन है C+O2 गिव CO2। सबसे पहले ये चेक कर ले कि ये टाइप फर्स्ट में आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा, दो रिएक्टेंट है। टाइप सेकंड में आएगा, बिल्कुल टाइप सेकंड में आ सकता है। टाइप थर्ड में आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब मैं आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बेसिस पे आएगा। जैसे सपोज कर लो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, गिवन है इसका 2 मोल और इसका 3 मोल, तो इसका मतलब ये सेकंड केस में भी नहीं आया, इसका मतलब तो ये सेकंड केस में भी नहीं आया। सेकंड में ओनली फॉर वन रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे दोनों की गिवन है। अब सोचो तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। मिनिमम वैल्यू किसके लिए आई, 2 के लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया, बोलो आया समझ में। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कार्बन होगा। ठीक है बात। 5 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, आगे मैं और करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 2A प्लस बी कन्वर्ट 3C है ना। ये गिवन है 8 मोल एंड 5 मोल। मेरे से ये पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस। तो मैंने कहा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ थिंग हाँ है। केस फर्स्ट लग रहा है क्या, केस फर्स्ट तो नहीं लगेगा, वन रिएक्टेंट होता तभी लगता है। ठीक है, ये केस अपन थर्ड पढ़ रहे हैं, केस अपन थर्ड पढ़ रहे थे है ना। सेकंड केस लग रहा है क्या, सेकंड केस भी नहीं लगेगा, रिएक्टेंट तो 2 है लेकिन इंफॉर्मेशन सबकी गिवन है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा और क्या कर सकता है, तो मैंने कहा एक काम करो, इस बार जो है वो थर्ड टाइप का लग रहा है। थर्ड टाइप का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके लिए जो होगा वो होगा n बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट इज A। इसका मतलब A कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, A कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिमेनिंग 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रिमेनिंग मोल्स ऑफ B, रिमेनिंग मोल्स ऑफ B। अब ये ढंग से समझना, अब आपकी सारी कैलकुलेशन A के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, A के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। किससे होनी चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट से होनी चाहिए। तो देखो इधर सुनना बात को, अब मैं लगा रहा हूं Na डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाई 1। ये होगा, ये कितना था 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसका मतलब B के कितने मोल कंज्यूम हुए, 4। कितने मोल कंज्यूम हो गए रिएक्शन में, 4। ये कंज्यूम मोल आएगा, तो रिमेनिंग मोल कितने और बच जाएंगे बताओ, कितने मोल थे 5, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। डाउट कोई नहीं, चलो थर्ड पार्ट, C कितना प्रोड्यूस होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाई 3। कर लो इसको कैलकुलेट, NC इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू Na। A के कितने मोल कंज्यूम हो गए, 8 मोल। ये लो 8 कंज्यूम हो गया, तो कितने मोल हो जाएंगे प्रोड्यूस, 12 मोल हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, आया कैलकुलेट करना कि नहीं आया। अब जब ये लिखते हो ना, अब ये कंज्यूम मोल आएंगे, क्या आएंगे, कंज्यूम मोल आएंगे। ठीक है, या प्रोड्यूस मोल आएंगे। प्रोडक्ट होगा तो प्रोड्यूस मोल आएगा, रिएक्टेंट होगा तो क्या आएगा, कंज्यूम्ड मोल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बना बना के दिए जा रहा है। H2 प्लस I2 कन्वर्ट HI।
ठीक है, गिवन क्या है, 3 ग्राम 1 मोल बोला है। मास ऑफ HI प्रोड्यूस बताओ कितना होगा। अब सबसे फर्स्ट काम, सबसे पहला काम जहां आपकी नजरें जानी चाहिए, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, नहीं है। तो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं तब तक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2 कर दो, सबसे पहला काम कर दिया 2, सबसे पहला काम। बोलो हाँ या ना, हाँ। चल आगे सुने बात को, ये मोल में कन्वर्ट करो ना, 3 ग्राम दिया है, मैंने क्वेश्चन की वेराइटी चेंज की है, 3 ग्राम है तो 3 ग्राम में कितना मोल हो गया, 1.5 हो गया, 1.5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, 1.5 डिवाइड बाई 1, ये आएगा 1 और इधर 1 डिवाइड बाई 1, लिमिटिंग रिएजेंट इज I2, हो गया I2। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI डिवाइड बाई 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 1। 2 मोल्स आ जाएगा HI का। मास चाहिए अगर आपको, मास ऑफ HI, तो इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। आयोडीन का 127 और हाइड्रोजन का एक 128, तो 256 ग्राम। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। तो 7 क्वेश्चन तो आज अपन ने कर लिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू इससे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में अपन ने लगभग सारी इंफॉर्मेशन देख ली, क्या होता है, 2 क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपन इसी क्वेश्चन से आगे बात करेंगे, H2I2 वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट को कंप्लीट करेंगे और टाइप 4 5th पे भी आएंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़ के रखना बेटा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो इन सबका मिक्सचर होके आएगी। ठीक है, यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।